हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं कॉमर्स वाले गुरुजी। हम कर रहे हैं क्लास 12th के लिए इकोनॉमिक्स के अंदर हम इंडियन डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स कर रहे हैं। उसके अंदर हम चैप्टर नंबर फर्स्ट आज स्टार्ट कर रहे हैं और आज ही कंप्लीट कर देंगे वन लेक्चर के अंदर वन चैप्टर, ताकि आपके सीबीएसई टर्म फर्स्ट के जो एग्जाम आ रहे हैं वो आपके एग्जाम बहुत अच्छे हो, उसके अंदर आप बहुत अच्छा स्कोर करो। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट का नेम है इंडियन इकोनॉमिक ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस। इस चैप्टर को आज ही कंप्लीट कर देंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले बस थोड़ा सा कहना चाहूंगा कि कुछ चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ये लेक्चर एंड शुरू से लगाकर एंड तक पूरा देखना बिना स्किप किए हुए। या इस चैप्टर को, इस लेक्चर को आपने पूरा देख लिया, कोई भी एमसीक्यू जैसा नहीं होगा जो आप नहीं कर पाएंगे। सारे एमसीक्यूज का आप आंसर दे पाएंगे। इसके अलावा अगर आपको ये जो नोट्स है, ये मेरे खुद के नोट्स है, मैंने बनाए हैं बहुत मेहनत से। अगर आपको ये नोट्स चाहिए वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो भी आपको मिलेंगे, लेकिन वो कहाँ मिलेंगे वो बताऊंगा मैं इस वीडियो के एंड में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। एक्चुअल में हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो चल रहा है डेवलपमेंट ऑफ एक्सपीरियंस 1947 टू 19 एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। इस टॉपिक के अंदर चैप्टर फर्स्ट आता है आपका, वो है इंडियन इकोनॉमी ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि इंडिपेंडेंस के टाइम पर, उससे थोड़ा सा पहले, 1947 से पहले हमारे इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी। तो उस टाइम हमारे कौन थे इंडिया के ऊपर जो रूल करते थे, वो थे ब्रिटिश रूल यानी कि ब्रिटेन हमारे ऊपर रूल करता था। और इसका ओरिजिन कब हुआ था, एक यहाँ से ये एमसीक्यू जा सकता है। 1757 के अंदर इसका ओरिजिन हुआ था। पालसी वॉर हुआ था, उसके 1757 के बाद से ही जो है ब्रिटिश ने रूल करना इंडिया के अंदर स्टार्ट कर दिया था। तो ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया कब आया? 1757 के अंदर। अब यहाँ पर एक और चीज आती है, मेन पर्पस क्या था उनका आने का, भैया वो क्यों आए? वो आए हमारी इंडियन इकोनॉमी को फेडरल इकोनॉमी बनाने की। अब आप बोलोगे सर फेडरल इकोनॉमी कौन होती है? फेडरल इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसका बेनिफिट उसको खुद को नहीं मिलता है, किसी और कंट्री को मिलता है, वो फेडरल इकोनॉमी होती है। तो इंडियन इकोनॉमी जो है उसको फेडरल इकोनॉमी बनाना चाहते थे। मतलब यहाँ के सारे रिसोर्सेज इंडियन इकोनॉमी का बेनिफिट देना चाहते थे वे ब्रिटेन इकोनॉमी को, यानी कि अपनी इकोनॉमी को। तो देखो साफ साफ लिखा हुआ, यूज इंडियन इकोनॉमी एज फेडरल इकोनॉमी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी का यूज करके ब्रिटेन का डेवलपमेंट करना चाहते थे, ब्रिटिश इकोनॉमी का डेवलपमेंट करना चाहते थे। ओके, सेकेंड पर्पस था इनका, दे एक्सप्लॉइटेड इंडियाज नेचुरल एज वेल एज ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ द ग्लोरी ऑफ देयर ओन कंट्री। ब्रिटेन के लिए इंडियन रिसोर्सेज, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो चाहे अदर रिसोर्सेज हो, उन सब का भी यूज करना चाहते थे। इसीलिए वो इंडिया के अंदर आए, क्योंकि इंडिया नेचुरली बहुत ज्यादा उसके पास रिसोर्सेज थे। ठीक है, बाद में 100 ईयर तक इन्होंने जो है ब्रिटिश रूल रहा। उसके बाद 15 अगस्त 1947 को हमको इंडिपेंडेंस मिल गया। वो तो बाद की बात, हम तो पहले की बात करेंगे। 1947 से पहले ब्रिटिश जब यहाँ आए और रूल किया तो उन्होंने क्या क्या किया। तो उस टाइम क्या हुआ कि जब यहाँ पर ब्रिटिश रूल था, उस टाइम हमारी जो इकोनॉमी जो हमारी थी वो लो लेवल पर थी डेवलपमेंट के मामले। तो लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ जब ब्रिटिश रूल था। ब्रिटिश रूल को कॉलोनियल रूल भी बोला जाता है ना। ब्रिटिश रूल यानी कि कॉलोनियल रूल एक ही बात है। ब्रिटिश रूल को और क्या बोल सकते हैं? ब्रिटिश जो रूल था उसको कॉलोनियल रूल भी बोलते हैं। अब ये कॉलोनियल रूल होता क्या है, ठीक है, और ब्रिटिश रूल को कॉलोनियल रूल क्यों बोला गया? तो देखिए, कॉलोनियल रूल क्या होता है पहले वो समझ। जब किसी दो कंट्री के बीच में, जैसे कि यहाँ पर ब्रिटेन और इंडिया के बीच में, ठीक है, जब दो कंट्री के बीच में कोई पॉलिटिकल सोशल रिलेशनशिप हो जाती है तो वहां पर कॉलोनियल रूल हो सकता है। कॉलोनियल रूल क्या होता है? उसमें जो रूलर कंट्री होती है, एक जैसे कि हमारे यहाँ थी ब्रिटिश या ब्रिटेन, और एक होती है कॉलोनी जैसे कि एक इंडिया। तो जो रूलर कंपनी होती है उसके पास बहुत सारे पावर होती है। कौन कौन सी पावर होती है? उसके बाद पॉलिटिकल कंट्रोल होता है ओवर द कॉलोनी। कॉलोनी मतलब इंडियन जो पॉलिटिक्स थी उसके ऊपर कंट्रोल किनका था? ब्रिटेन का था, ब्रिटिश कंट्री का था। इसके अलावा वे ही हमारे लिए, यानी कि कॉलोनी का मतलब यहाँ पर इंडिया के लिए ही वे
इकोनॉमिक पॉलिसी भी बनाते थे, है ना। तो ये हो गया। तो यानी कि जब किसी एक कंट्री के पास किसी दूसरी कंट्री को कंट्रोल करने का पावर आ जाता है, उसकी इकोनॉमिक पॉलिसी डिसाइड करने का पावर आ जाता है, तो उसको रूलर कंट्री बोलते हैं, सामने वाली कंट्री को कॉलोनी कंट्री बोलते हैं, और ये होता है कॉलोनियल रूल। अब यहाँ पर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो रूलर थी, तो उन्होंने बहुत ज्यादा बेनिफिट उठाया अपनी इकोनॉमी को डेवलपमेंट करने के लिए और इंडियन इकोनॉमी को नीचे ले जाने के लिए। क्या किया, दे ट्रांसफॉर्म द कंट्री इनटू अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। उन्होंने हमारी कंट्री को रॉ मटेरियल का सप्लायर करने जैसा बना दिया। यानी कि इंडियन कंट्री का एक ही काम था, ब्रिटेन को रॉ मटेरियल सप्लाई करना एंड कंज्यूम फिनिश इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट फ्रॉम ब्रिटेन। रॉ मटेरियल जो एक्सपोर्ट करना ब्रिटेन को, इंडिया क्या करता था, रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करता था ब्रिटेन को, और ब्रिटेन उस रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाता था और वापस इंडिया को ही सेल कर देता था। यानी कि इंडिया का डेवलपमेंट इसमें कुछ नहीं है, इसमें डेवलपमेंट किसका हो रहा है, ब्रिटेन का हो रहा है। ओके, इसका रिजल्ट क्या रहा इस चीज का, अनडेवलपमेंट। इंडिया के अंदर क्या हो गया, अनडेवलपमेंट हो गया, ये हो गया इसका रिजल्ट। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम पढ़ते हैं कि भाई बिफोर ब्रिटिश रूल, जो कॉलोनियल रूल आया, यानी कि जो ब्रिटिश रूल आया उससे पहले इंडिया कैसा था, उस टाइम इंडियन इकोनॉमी कैसी थी। बाद में चलो ठीक है उन्होंने जो किया वो किया, उससे पहले हमारी इंडियन इकोनॉमी बहुत ही प्रॉस्पेरियस इकोनॉमी थी, यानी कि इंडिपेंडेंट इकोनॉमी थी। किसी के ऊपर डिपेंड नहीं थे हम, किसी के ऊपर, कोई कंट्री के ऊपर डिपेंड नहीं थे हम, इंडिपेंडेंट थे, है ना। कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट कुछ नहीं, इंपोर्ट नहीं करते थे, एक्सपोर्ट तो चलो भी थोड़ा बहुत करते थे, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं थे, इंडिपेंडेंट थे। क्योंकि हमारी जरूरतें कम थी, हमको कोई कोका कोला नहीं चाहिए, आइसक्रीम नहीं चाहिए, पैंट जींस पैंट नहीं चाहिए, शर्ट नहीं चाहिए, टी शर्ट नहीं चाहिए। अपना जो यहाँ पर जो देसी चीजें बनती थी वही यूज करते थे, उसे कंज्यूम करते थे और मस्त रहते थे। ओके, एग्रीशियन इकोनॉमी थी, मतलब मेन सोर्स जो था वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी था, है ना। आगे और पढ़ेंगे हम। वेल नॉन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, हमारे यहाँ पर एक इंडस्ट्री भी थी एग्रीकल्चर के बाद, वो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, हाथों से बनी हुई चीजें, और ये वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा फेमस थी, वर्ल्ड वाइड फेमस थी। एग्रीकल्चरल नहीं सॉरी हैंडीक्राफ्ट जो आइटम्स थे वो वर्ल्ड वाइड फेमस थे, क्योंकि उनकी क्वालिटी बहुत दमदार थी। तो ये हमारी पोजीशन थी ब्रिटिश रूल से पहले। रेस्ट ऑफ कॉलोनियल रूल, जब ब्रिटिश रूल आ गया उसके बाद कॉलोनियल रूल के बाद में क्या हुआ, अनडेवलपमेंट हुआ इंडिया का। क्या हुआ बेटा, अनडेवलपमेंट। कैसे अनडेवलपमेंट हुआ, कैसे पता चलता है, लो लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड कैपिटा इनकम। कैपिटा इनकम क्या होता है मैं बताता हूं आपको। लो लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड कैपिटा इनकम। कैपिटा इनकम मतलब पर पर्सन की जो इनकम थी, है ना, कैपिटा इनकम, पर पर्सन जो इनकम थी वो लो लेवल थी, नेशनल इनकम भी क्या थी, लो लेवल। ओके, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसके बारे में कोई डेटा कभी इशू नहीं किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसके बारे में कोई डेटा कभी इशू नहीं किया। बट कुछ एक्सपर्ट्स थे, इंडिविजुअल एक्सपर्ट्स थे, उनके अंदर दादा भाई नौरोजी थे, विल फ्रेम डिगबाय थे, फिंडली श्रेयांस थे, वीके आरवी राव थे, आरसी देसाई थे। इन्होंने कंट्री की ग्रोथ से रिलेटेड कुछ डेटा रिलीज किया था। वो डेटा क्या था, वो डेटा था कि जो हाफ 20th सेंचुरी के जब हाफ की बात है, उस टाइम जो आउटपुट लेवल था इंडिया का वो लेस देन 2% था, प्रोडक्शन लेस देन 2% होता था। और तो पर कैपिटा इनकम की जो ग्रोथ थी, यानी कि पर पर्सन के पास जो इनकम थी उसके अंदर ग्रोथ जो थी वो 0.5%, बहुत ज्यादा कम थी। ओके, इन एंड डेवलपमेंट के कारण क्या थे, अब हम वो पढ़ने वाले हैं। तो इसमें सबसे बड़ा कारण था एग्रीकल्चरल सेक्टर। इंडियन एग्रीकल्चर बिफोर ब्रिटिश पीरियड, पहले ब्रिटिश पीरियड से पहले की बात कर लेते हैं कि एग्रीकल्चरल सेक्टर कैसा था हमारा। तो ब्रिटिश पीरियड से पहले की बात करें तो एग्रीकल्चरल सेक्टर कोई सेटिस्फैक्टरी लेवल का नहीं था, है ना। ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा हम एक्सपोर्ट करते थे, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगी हुई थी, ऐसा तो नहीं था। बट फिर भी 85% ऑफ कंट्री जो है वो पॉपुलेशन जो है, कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो विलेजेस में रहती थी और डिपेंड थी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी पर।
85% पॉपुलेशन, इंडिया के 85% पॉपुलेशन ब्रिटिश रूल से पहले गांव में रहती थी और वो पूरी की पूरी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड थी। हाँ, ये सिर्फ सेल्फ सफिशिएंट फूड तक बना लेते थे, है ना, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करके अपना कंजम्पशन हो सके इतना कर लेते थे। कोई इनके पास रॉ मटेरियल नहीं था कि वो इंडस्ट्री को सप्लाई करें, पर ठीक है, इंडिपेंडेंट थे, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं थे, खुद ही कंज्यूम करते थे, खुद ही एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करते थे, तो मामला चल रहा था। बट आगे क्या हुआ? मेन रीजन फॉर स्टैग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर एकदम से रुक गया, उसका अनडेवलपमेंट स्टार्ट हो गया। उसके कुछ रीजन बताता हूं, और ये रीजन कब हुए? ब्रिटिश रूल के बाद, आफ्टर ब्रिटिश रूल, यानी कि कॉलोनियल रूल के बाद में एग्रीकल्चरल सेक्टर वगैरह जो है वो नीचे जाने लग गए। क्यों? उसकी बात करते हैं। फर्स्ट है, लैंड सेटलमेंट सिस्टम था इंडिया के अंदर। अब लैंड सेटलमेंट सिस्टम क्या होता है? तो आपने लगान मूवी देखी होगी, लगान मूवी के अंदर लैंड सेटलमेंट सिस्टम आपने देखा होगा कि जो भी है जो भी फार्मर्स होते थे उनको लगान देना पड़ता था ब्रिटिश गवर्नमेंट को। एक्चुअल में पहले लगान ब्रिटिश गवर्नमेंट को नहीं देना पड़ता था, पहले जमींदार सिस्टम था, जमींदारी सिस्टम था, और जमींदार सिस्टम में जमींदार को लगान देना पड़ता था। लेकिन जमींदार ने अपना ये जो राइट है ये लूज करना स्टार्ट कर दिया, और इसने ये राइट जो है ब्रिटिशर की बातों में आके ट्रांसफर कर दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट को। अब लगान कहां जाने लग गया? ब्रिटिश गवर्नमेंट के। तो जमींदार और ब्रिटिश गवर्नमेंट दोनों ही ऐसा कुछ भी नहीं करते थे जिससे इंप्रूव हो सके एग्रीकल्चरल एक्टिविटी या एग्रीकल्चरल कंडीशंस। तो एग्रीकल्चरल कंडीशन में कोई इंप्रूवमेंट नहीं था, ये समझ आ गया। ओके, अब सेकंड क्या हुआ? सोने पे सुहागा हो गया, और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या कर दिया? कॉमर्शियलाइजेशन कर लिया एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, और जिसकी वजह से बहुत फेमिन्स वगैरह आने लग गए, यानी कि भूकंप, अकाल पड़ने लग गए। सॉरी, भूकंप तो नहीं, अर्थक्वेक नहीं बोल, अकाल पड़ने लग गए इंडिया के अंदर। कॉमर्शियलाइजेशन कर लिया एग्रीकल्चर एक्टिविटी। कैसे किया? उन्होंने क्या कर दिया कि हम जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करते थे वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए करते थे। इन्होंने क्या बना दिए? मार्केट बना दिए, और मार्केट के अंदर जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है वो सेल किए जाने लगे। तो यहां तक भी ठीक था, इससे अकाल का क्या लेना देना, ठीक है, यहां पर भी सूखे का क्या लेना देना, भाई ठीक है, मार्केट में जाके बेचेंगे तो और बढ़िया ही है। बट ब्रिटिशर ने क्या किया? प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया फूड क्रॉप को कैश क्रॉप के अंदर। फार्मर्स को प्रमोट किया कि आप फूड क्रॉप मत उगाओ, आप कैश क्रॉप लगाओ। अब फूड क्रॉप क्या होती है? फूड क्रॉप के अंदर जो हम कंज्यूम करते हैं वो होती है जैसे राइस, व्हीट, मिलेट, मेज, है ना, पल्सेस, ये जो होती है ये फूड क्रॉप होती है, और इसको हम कंज्यूम करते हैं, ये कंजम्पशन करते हैं। इसका हम क्या करते हैं बेटा? कंजम्पशन करते हैं। ओके, अब ये वाली क्रॉप नहीं लगती थी, अब लगती थी कैश क्रॉप। क्यों फार्मर बड़ा कैश क्रॉप क्यों लगेंगे? और कैश क्रॉप क्या होती है? कैश क्रॉप वो क्रॉप होती है जो रॉ मटेरियल के लिए यूज होती है, जैसे कि कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, शुगर कैन, टी, कॉफी, रबर। ये कौन सी क्रॉप होती है? कैश क्रॉप होती है। इसको रॉ मटेरियल के लिए यूज किया जाता है इंडस्ट्री के अंदर। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी कि इंडस्ट्री के अंदर जो है हम इसको कैश क्रॉप को रॉ मटेरियल के लिए यूज करें, और रॉ मटेरियल पूरा का पूरा ब्रिटेन भेज दे। वहां पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्री थी, इंडिया में तो थी नहीं। अब चलो, उनका तो एम समझ में आ गया कि उनको रॉ मटेरियल चाहिए था, इसलिए उन्होंने प्रमोट किया कैश क्रॉप, फूड क्रॉप को प्रमोट नहीं किया। पर फार्मर्स वाला कैश क्रॉप पे क्यों गए? क्योंकि कैश क्रॉप का उनको अच्छा खासा पैसा देने लगी ब्रिटिश गवर्नमेंट। उन्होंने कैश क्रॉप जो थी उसकी मार्केट प्राइस जो वेरी हाई रख ली, और लालच में आगे सारे फार्मर्स जो है वो कौन सी कैश क्रॉप लगाने लग गए। कैश क्रॉप लगाने की वजह से रॉ मटेरियल पूरा आउट ऑफ इंडिया जाने लग गया, इंडियंस के पास कुछ नहीं बचा था, उल्टा ही वहां से फिनिश गुड्स आके यहाँ महंगा बिकता था। और कंटिन्यू ये वाली क्रॉप्स लगाने की, आपको पता हो शायद नहीं हो, कंटिन्यू कोई भी क्रॉप नहीं लगाई जाती है, क्रॉप्स जो है बदल बदल के लगाई जाती है, ताकि जो लैंड है वो उसके अंदर वो फर्टाइल रहे, उसके अंदर फर्टिलिटी की क्वालिटी रहे, नहीं तो वो अनफर्टाइल हो जाती है, फिर है ना, बंजर जमीन बन जाती है। तो कंटिन्यू ये क्रॉप्स लगाने से लैंड की फर्टिलिटी जो थी वो कम होने लगी, खत्म होने लगी, फिर तो अकाल ही पड़ने ना भैया। ओके, और क्या हुआ? और एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में क्या था? लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। यहां पर प्रोडक्टिविटी क्या थी? लो लेवल पर थी। क्यों? इरिगेशन, सिंचाई वगैरह के साधन नहीं थे, फैसिलिटी नहीं थी,
कोई भी फर्टिलाइजर नहीं थे हमारे पास, है ना, कोई भी ऐसे दवाइयां नहीं थी, है ना, जिससे जो क्रॉप है वो अच्छे से ग्रो हो सके। ओके, स्केर्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, फूड क्रॉप सीधा किस में आ गई थी, कैश क्रॉप में, जिसकी वजह से यहाँ पर अकाल वगैरह वगैरह, ये बारिश वगैरह नहीं होती थी टाइम पे, जो लैंड है वो फर्टाइल नहीं रहती थी, जिसकी वजह से कोई भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता था, क्योंकि यहाँ ना तो ट्रेसिंग थी, ना फ्लड कंट्रोल एंड ड्रेनेज सिस्टम थे। ओके, ये हो गया हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर। एग्रीकल्चरल सेक्टर आपको समझ में आ गया होगा इस पे क्या असर पड़ा ब्रिटिश रूल के अंदर। अब आइए हम पढ़ते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या, सॉरी, इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें तो इंडस्ट्रियल सेक्टर ब्रिटिश पीरियड से पहले कैसा था। पहले एग्रीकल्चरल एक्टिविटी ज्यादा होती थी इंडिया के अंदर। हाँ, कुछ इंडस्ट्री थी जैसे हैंडीक्राफ्ट आइटम की वर्ल्ड वाइड फेमस थी और महंगे महंगे प्रोडक्ट हम एक्सपोर्ट कर सकते थे, सॉरी। बट अंडर द ब्रिटिश रूल क्या हुआ, इंडियन इकोनॉमी का बहुत ही बुरा हाल हुआ, पुअर स्टेट पे पहुंच गई इंडियन इकोनॉमी। क्यों क्यों पुअर स्टेट पे पहुंची इंडियन इकोनॉमी, क्यों पुअर स्टेट पे पहुंच गई, क्योंकि इंडस्ट्री खत्म हो गई, जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो भी खत्म हो गई। इन्होंने इंडस्ट्री को बढ़ाया नहीं, उल्टा ही खत्म कर दिया। क्यों, क्योंकि सारा का सारा रॉ मटेरियल क्या हो जाता था, एक्सपोर्ट हो जाता था। तो अब इंडियन इंडस्ट्री जो थी हैंडीक्राफ्ट आइटम वाली, उसमें रॉ मटेरियल कहां से आया, डी क्या हो गया, एंड। ओके, रीजन फॉर पुअर स्टेट इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, क्या रीजन थे हम भाई बता दें। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, उन्होंने इंडिया के अंदर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करना स्टार्ट कर दिया। वैसे भी इंडस्ट्री कमी थी, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी ज्यादा थी, ऊपर से जो है इंडस्ट्री थी वो भी बर्बाद होगी, रॉ मटेरियल आउट ऑफ इंडिया जाने लग गया। आउट ऑफ इंडिया इसलिए जाता था क्योंकि यहाँ पर अच्छा खासा पैसा देते थे, लेकिन वो चीप रेट ही होती थी, और उसके बाद में फिनिश प्रोडक्ट इंडिया के अंदर सेल कर देते थे। कोई मॉडर्न इंडस्ट्री यहाँ पर अलाउ नहीं थी, अलाउ ही नहीं करते थे मॉडर्न इंडस्ट्री को, और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री क्या हो गई, डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया। और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का जब डिक्लाइन हुआ तो इसका एडवर्स इफेक्ट पड़ा इंडियन इकोनॉमी पर। कैसा इफेक्ट पड़ा, एडवर्स इफेक्ट पड़ा। एडवर्स इफेक्ट क्या होता है, फेवरेबल नहीं, एडवर्स। इंडस्ट्री डाउन गई, हाई लेवल पर अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, और हम इंपोर्ट करने लग गए फिनिश गुड्स, क्योंकि यहाँ इंडस्ट्री नहीं है तो गुड्स किससे परचेज करें, रॉ मटेरियल बाहर गया, तो इंपोर्ट करने की वजह से फिनिश गुड्स महंगा मिलता था, भूखमरी गरीबी वगैरह फैलना स्टार्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट है लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। हमारे यहाँ पर वैसे भी लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। कैपिटल गुड इंडस्ट्री वो होती है, कैपिटल गुड्स क्या होता है, जिससे हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, जैसे कि मशीन्स हो गए, टूल्स हो गए। अब यहाँ इंडस्ट्री नहीं थी तो इनमें ना ग्रोथ थी, ना कोई न्यू इंडस्ट्री लग सकती थी, ना हमारे पास कैपिटल गुड्स था। ओके, तो इंडियन फुली डिपेंड थे किसके ऊपर, ब्रिटेन के ऊपर। ओके, लो कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। अब इंडियन इंडस्ट्री नहीं थी, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी पूरी बर्बाद हो चुकी थी, तो जीडीपी बढ़ेगी कहां से, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन कहां से बढ़ेगा, किसी कंट्री का प्रोडक्शन कैसे बढ़ता है, जब वहां इंडस्ट्री हो, जब वहां पर चलो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी अच्छे लेवल पर हो, दोनों ही नहीं था। जीडीपी रिमेन वेरी स्मॉल, नो ग्रोथ इन न्यू इंडस्ट्री, लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। ये भी एक इंडियन इंडस्ट्री के बर्बाद होने का कारण था, लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर जो कंपनीज थी गवर्नमेंट की, वो बहुत लिमिटेड थी, जैसे कम्युनिकेशन, रेलवे, पावर जनरेशन और पोर्ट। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उन्होंने ये पब्लिक सेक्टर कंपनीज खोली थी, बट उन्होंने ये हमारे लिए नहीं खोली थी, ये अपने बेनिफिट के लिए खोली थी। कम्युनिकेशन इसलिए ताकि जो वो है लॉ एंड ऑर्डर अच्छे से चल सके, रेलवे इसलिए ताकि ट्रांसपोर्ट अच्छे से हो सके, रॉ मटेरियल आउटसाइड इंडिया अच्छे से भेजा जा सके, पावर जनरेशन भी इसलिए था, और पोर्ट भी इसलिए बनाए गए थे। ओके, तो इट कैन बी कंक्लूडेड, ये कंक्लूडेड है, इट कैन बी कंक्लूडेड, ओके, सॉरी, इट कैन बी कंक्लूडेड, एक सेकेंड, हाँ, इट कैन बी कंक्लूडेड that Indian remain backward in industrial sector during the British rule। ब्रिटिश रूल के तो जो है हम इंडस्ट्रीज जो हमारी थी वो भी बर्बाद होगी और बैकवर्ड ही चले गए। ओके, ब्रिटिश रूल के अंदर फॉरेन ट्रेड के क्या हाल थे, आइए फॉरेन ट्रेड देख लेते हैं। फॉरेन ट्रेड के हाल तो अच्छे थे अच्छे कैसे हो सकते हैं, ब्रिटिश रूल जो था, द स्टेट ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल डिस्कस एज अंडर एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। प्राइमरी प्रोडक्ट मतलब रॉ मटेरियल, कच्चा माल, रॉ मटेरियल हम क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे,
तो हम एक्सपोर्टर किसके थे? रॉ मटेरियल के। एंड इंपोर्टर किसके थे? इंपोर्टर थे फिनिश गुड्स के। तो अब क्या होगा इससे? हमारा पूरा रॉ मटेरियल बाहर जा रहा था सस्ते में, चीप रेट में, और महंगा फिनिश गुड्स हमें बाय करना पड़ रहा था। एग्रीकल्चर एक्टिविटी पूरी बर्बाद हो चुकी थी, क्योंकि अब हम कैश क्रॉप पे आ गए थे, फूड क्रॉप हम लगा ही नहीं रहे थे। तो रो मटेरियल लाइक सिल्क, कॉटन, वुल, शुगर, जूट एक्सेट्रा जो था एक्सपोर्ट हो जाता था। ना फूड क्रॉप थी हमारे पास, कैश क्रॉप एक्सपोर्ट कर देते थे, है ना, ब्रिटेन को। वहां से इंपोर्ट के अंदर हम गुड्स, उनका फिनिश गुड्स परचेज करते थे, है ना, क्लोथ्स, कैपिटल गुड्स, वो बहुत महंगा मिलता था, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा था। तो फॉरेन ट्रेड इंडिया के लिए कोई खास नहीं, कुछ अच्छा हो भी सकता था, लेकिन मोनोपोली चला रखी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। मोनोपोली क्या चला रखी थी कि इंडिया जो एक्सपोर्ट करेगा ना और इंपोर्ट करेगा, एक्सपोर्ट करेगा रॉ मटेरियल, इंपोर्ट करेगा फिनिश गुड्स, वो 50% से ज्यादा सिर्फ ब्रिटिश से करेगा। रेस्ट्रिक्टेड लगा दी, रेस्ट्रिक्शन लगा दी, सेक्शन लगा दी, जैसे अमेरिका लगा था ना सेक्शंस कई सारी कंट्रीज पर, इन्होंने सेक्शन लगा दिए हमारे ऊपर कि इंडिया केवल 50% से भी ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट ओनली ब्रिटेन के साथ करेगा, अदर कंट्री के साथ नहीं करेगा। इसके लिए ब्रिटेन, इंडिया से ब्रिटेन तक एक डायरेक्ट रूट भी बना दिया था, शिप के थ्रू एक वाटरवे बना दिया था इन्होंने, सुज कैनल नाम दिया 1869 के अंदर। तो यहाँ पर एमसीक्यू बन सकता है आपका। 1869 के अंदर एक ह्यूज कैनल बना दिया था इंडिया और ब्रिटेन के बीच में, जो है डायरेक्ट रूट बना दिया था इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए। तो यहाँ पर ये डेवलपमेंट किसका कर रहे हैं? इंडिया का कि ब्रिटेन का? तो भैया ब्रिटेन का डेवलपमेंट कर रहे हैं, इंडिया तो एक फेडरल इकोनॉमी। ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, इंडियन वेल्थ का पूरा ड्रेन हुआ, इंडिया के रिसोर्सेज का पूरा ड्रेन हुआ, वो कहाँ चले गए? सारा ब्रिटेन के अंदर। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इंडिया जो है वो एक एक्सपोर्टर बन गया ऑफ रॉ मटेरियल। इंडिया सिर्फ रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करता था, जिसकी वजह से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया के अंदर थी, जो इंडियन गवर्नमेंट थी, वो थी ब्रिटिश गवर्नमेंट लेकिन इंडियन गवर्नमेंट बोल सकते हैं आप उसको, वो जो थी वो उसके पास एक्सपोर्टर ज्यादा करने की वजह से कुछ सरप्लस आता था, है ना, सरप्लस पैसा आता था, बट वो उसका यूज हमारे लिए नहीं करती थी, इंडियंस के लिए नहीं करती थी। सरप्लस यूज बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, यानी कि उस टाइम की इंडियन गवर्नमेंट, वो उस सरप्लस जो एक्सपोर्ट ज्यादा करने की वजह से आता था, उस सरप्लस का यूज कहाँ करती थी? मेक पेमेंट ऑफ ऑफिस एक्सपेंस ऑफ कॉलोनियल गवर्नमेंट इन ब्रिटिश। जो ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट बनी हुई थी, उसके ऑफिसेस बने हुए थे, उनके एक्सपेंसेस पे करने में वो सारा पैसा चला जाता था, जो ज्यादा एक्सपोर्ट करने की वजह से हमारे पास आया था। जो भी वार होते थे, लड़ाई झगड़े होते थे, लड़ाई होती थी, युद्ध होते थे, उन सारे खर्चे यहाँ से पेमेंट किए जाते थे। इंपोर्ट जो किया जाता था इनविजिबल आइटम्स, उसका भी पेमेंट यहाँ से जाता था। ये हो गई हमारी कौन सी? फॉरेन ट्रेड। ठीक है, अब आ जाते हैं हम यहाँ पर, अगला हमारा डेमोग्राफिक कंडीशन। डेमोग्राफिक कंडीशन इंडिया की बहुत ही बुरी थी। डेमोग्राफिक कंडीशन क्या होती है? भी इंडिया की इनकम कितनी थी, इंडिया के अंदर जो डेथ रेट है वो कितनी थी, बर्थ रेट कितनी थी, है ना, पर कैपिटा इनकम कितनी थी, इसका जो ये डेटा होता है ना, वो सेंसस के जरिए जो है इशू किया जाता है गवर्नमेंट द्वारा। तो डेमोग्राफिक कंडीशन हमारे यहाँ कैसे थी? तो डेमोग्राफिक कंडीशन सबसे पहले तो ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो उस टाइम की इंडियन गवर्नमेंट थी, वो बताती नहीं थी। ओके, वो कभी बताती नहीं थी डेटा, डेमोग्राफिक कंडीशन इंडिया की बताती नहीं थी। फर्स्ट टाइम इन्होंने ऑफिशियल सेंसस इशू किया, वो किया था 1881 के अंदर। मोस्ट इंपोर्टेंट, यहां से एमसीक्यू आपका बन सकता है। कब इशू किया था फर्स्ट सेंसस? वो किया था 1881 के अंदर, और उसके बाद कैरी आउट आफ्टर एवरी 10 ईयर, और उसके बाद हर 10 ईयर के अंदर इशू करने लग गए। फिर उन्होंने आफ्टर किया होगा 1891, है ना, ऐसे। तो आफ्टर 10 ईयर वो करने लग गए। तो फर्स्ट उन्होंने ऑफिशियल डेटा इशू किया इंडिया की डेमोग्राफिक कंडीशन का। उसके बाद एक ईयर आया 1921। 1921 के बाद के ईयर को बोला जाता है ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, और इसके ऊपर एमसीक्यू बन सकता है। ठीक है, तो ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कब आया? आफ्टर 1921, जब आया सेकेंड स्टेट ऑफ ट्रांजिशन बिगेन। अब ये सेकेंड स्टेज ऑफ ट्रांजिशन बिगेन क्या होता है, और ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड किसको बोला गया? 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड क्यों बोला गया? तो देखिए बेटा, इसके पीछे का थोड़ा सा 2 मिनट में लूंगा, लेक्चर भले लंबा होता लेकिन आपको रटाना नहीं चाहूंगा, थोड़ा सा मैं बताता। 1881 से लगाकर, 1881 से लगाकर, ओके बेटा,
18 पेन काम नहीं कर रहा है सही से, 1881 से लगाकर 1921 तक क्या था, इंडिया की जो पॉपुलेशन थी ना वो कभी बहुत तेजी से बढ़ रही थी, कभी कम हो रही थी, कभी तेजी से बढ़ रही थी, कम हो रही थी, डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज। पॉपुलेशन कभी ऐसी होती है क्या? पॉपुलेशन हमेशा क्या होती है, या तो इंक्रीज ही होती है, जैसे अभी हमारी इंडिया की पॉपुलेशन इंक्रीज ही हो जा रही है, डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज होती थी। क्यों? क्योंकि डेथ रेट बहुत ज्यादा थी। तो डेथ रेट बहुत ज्यादा क्यों थी? क्योंकि यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा था, पॉवर्टी बहुत ज्यादा थी, कोई डेवलपमेंट नहीं था, इंडस्ट्री बंद हो चुकी थी। तो इस वजह से जो ब्रिटिश रूल था उसके अंदर यहाँ पर पॉवर्टी इतनी ज्यादा थी कि लोग भूखमरी से मर जाते थे। तो डेथ रेट क्या हो गया, और मेडिकल फैसिलिटी कुछ थी नहीं, तो डेथ रेट क्या हो गई, बहुत ज्यादा, डेथ रेट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई। और डेथ रेट इंक्रीज होने की वजह से क्या हो गया, पॉपुलेशन क्या हो गई, कम। अब जब एक फैमिली में 2 मेंबर हैं और जब उनको लगता है कि यार ये तो डेथ ऐसे हो रही है, और वो 2 मेंबर मर गए, तो 2 बच्चे ही थे, 2 बच्चों की डेथ हो गई, तो क्या करेंगे? तो फिर यहां पर इंडियंस ने क्या किया, बच्चे ज्यादा पैदा करने स्टार्ट कर दिए, यानी कि बर्थ रेट इंक्रीज होने लग गई, है ना। जहां पर 2 बच्चे होते थे 10-10 बच्चे पैदा होने लग गए। क्यों करने लग गए? 10 में से कम 2-3 तो बचेंगे जो हमारा ध्यान रखेंगे। तो ये इन्होंने करना स्टार्ट कर दिया। तो इससे क्या, कभी पॉपुलेशन बहुत बढ़ जाती, जब बर्थ रेट ज्यादा होता तो पॉपुलेशन अप, और डेथ रेट ज्यादा होती तो पॉपुलेशन डाउन। आप पता करना, अपने फादर से पूछना कि आपके जो आपके दादाजी हैं, यानी कि आपके फादर के जो पिताजी हैं, फादर हैं, आपके दादा जो है वो कितने भाई थे? मैक्सिमम आपको मिलेगा 5, 7, 8, 10। वो क्यों था? ये वजह थी। ओके, ये समझ में आ गया सर। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड क्या हो गया, यहां पर क्या हुआ कि थोड़ा सा मेडिकल फैसिलिटी वगैरह और थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ, जिसकी वजह से डेथ रेट थोड़ी 1921 के बाद में डेथ रेट डिक्रीज हो गई, कम हो गई। तो पॉपुलेशन अब कंटिन्यू ट्रेंड चलने लग गया इंक्रीज होने का। और तब तक हमने इंडियंस ने एक कस्टम बना दिया, हमारी आदतें बढ़ गई कि अब फैमिली बड़ी बड़ी होने लग गई। तो अब हर फैमिली में 10 बच्चे होने लग गए। तो अब पॉपुलेशन बहुत तेजी से इंक्रीज होने लग गई। तो ये कब से हुआ? ये 1921 के बाद हुआ। इसको बोलते हैं सेकेंड स्टेट ऑफ ट्रांजिशन, इसको बोलते हैं ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो हम डेमोग्राफिक कंडीशन की बात कर रहे थे। तो डेमोग्राफिक कंडीशन जो इंडिया के अंदर थी कॉलोनियल रूल के दौरान, वो क्या थी? वो ये है, हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट। बर्थ रेट भी बहुत ज्यादा हाई थी, ये रूल नहीं है, रेट है। ओके, बर्थ रेट भी बहुत ज्यादा हाई थी, डेथ रेट भी बहुत ज्यादा हाई थी। अंदाजा लगा सकते हैं कि पर 1000 पर बर्थ कितनी होती थी? 48। जहां पर 1000 लोग हैं वहां 48 का जन्म होता था। और डेथ रेट क्या थी? जहां पर 1000 लोग हैं वहां पर 40 की डेथ हो जाती थी पर 1000 पर। ये मामला था। उसके बाद बात करें एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेट, इंडिया के अंदर लिटरेसी रेट बहुत लो थी, पढ़ाई लिखाई कुछ भी नहीं थी। ओवरऑल जो है हम 16% से भी कम पढ़े लिखे थे, और फीमेल की बात करें तो 7% पे भी कम पढ़े लिखे थे। ओके, पुअर हेल्थ फैसिलिटी, इंडिया के अंदर जो हेल्थ फैसिलिटी थी वो बहुत ज्यादा पुअर थी, क्योंकि अधिकतर पॉपुलेशन के पास हेल्थ फैसिलिटी अवेलेबल ही नहीं थी, अनअवेलेबल थी, और जिनके पास अवेलेबल थी वो इनएडुकेट थी, यानी कि पर्याप्त नहीं थी। हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी कि जो बच्चे होते हैं उनकी डेथ बहुत ज्यादा होती थी। यहाँ पर 1000 पर 218 बच्चों की डेथ हो जाती थी, बहुत ज्यादा है। जो जन्म लेते ही बच्चे होते हैं ना, उनकी डेथ बहुत ज्यादा होती थी। अभी अगर 2011 का डेटा है उसके हिसाब से 40 पर 1000 है। अभी जो इंडिया फ्रीडम होने के बाद 2011 की बात चल रही है, अभी कितना है? अभी 1000 पे 40 बच्चों की डेथ हो जाती है। उस टाइम कितना था? 218। ओके, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कि वहां पर पॉवर्टी, मेडिकल फैसिलिटी थी नहीं, लोग भूखमरी से इतने परेशान थे कि 1000 क्या, वहां पर एवरेज 44 ईयर थी लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, 44 साल एवरेज एज थी उस टाइम, जो अभी 2011 में कितनी है? 68 है। ओके, विद स्प्रेड ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, उसके ये सब रीजंस थे। कोई रिलायबल डेटा अवेलेबल तो नहीं है, पर लिविंग स्टैंडर्ड इंडिया का, कॉमन पीपल का जो है वो बहुत ज्यादा लो था, वेरी लो, जिसकी वजह से पता लगता है कि वाइड
स्प्रेड हो गया था पोवर्टी का, विड स्प्रेड हो गया था पोवर्टी का। ओके, अब आता है हमारे पास ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। भाई क्या हमारे वर्क फोर्स हमारी कहाँ लगी हुई थी? तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की बात करें तो प्राइमरी जो ऑक्यूपेशन था वो एग्रीकल्चरल सेक्टर के अंदर 75% वर्क फोर्स लगा हुआ था, और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर 25% वर्क फोर्स जो रिमेन बच गया वो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के अंदर लगा हुआ था। ये बीच में बेटा और है, ओके, और सर्विस सेक्टर के अंदर लगा हुआ था। अगर रीजनल वेरिएंसन देखें, रीजनल वाइज देखें तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला और कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल, यहाँ पर अधिकतर वर्कफोर्स जो है वो मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर के अंदर लगी हुई थी। ओडिशा, राजस्थान एंड पंजाब के अंदर बात करें तो ये वर्कफोर्स जो है ज्यादा एग्रीकल्चरल सेक्टर के अंदर लगी हुई थी, कैश क्रॉप लगाने के अंदर। ओके, बात करते हैं आप इंफ्रास्ट्रक्चर की। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल वेरी पुअर, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया का वेरी पुअर था। सम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर था जिनका डेवलपमेंट हुआ था, जैसे रोड, रेलवे, पोर्ट्स, वाटर ट्रांसपोर्ट, पोस्ट एंड टेलीग्राफ। बट ये क्यों ब्रिटिश रूल ने ये क्यों डेवलपमेंट किया? रोड क्यों बनाई, रेलवे क्यों बनाया, पोर्ट क्यों बनाया, वाटर ट्रांसपोर्ट, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, ये क्यों इनका डेवलपमेंट किया? अपने लिए, है ना, कॉलोनियल इंटरेस्ट के लिए, ताकि वे यहाँ पर रूल अच्छे से कर सकें, ताकि यहाँ पर लॉ ऑर्डर अच्छे से चला सकें, ट्रांसपोर्ट के जरिए वो अपना रॉ मटेरियल जो है अपने ब्रिटेन में भेज सकें, उसके लिए इन्होंने ये सब किया। ओके, रोड जो है इनके काम आती थी मोबिलिटी ऑफ द आर्मी एंड शिफ्टिंग रॉ मटेरियल के काम आती थी। रेलवे की बात करें तो ये एक अच्छा माना जाता है, एक ब्रिटिश का मोस्ट इंपोर्टेंट कंट्रीब्यूशन माना जाता है आज के टाइम में भी, कि ब्रिटिश जब यहाँ रूल था तो इन्होंने ये बहुत अच्छा काम किया था रेलवे का, जिसका बाद में जब इंडिया फ्रीडम हुआ ना तो एक ये जो पांचों है ना, रोड्स, रेलवे, एयर, वाटर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, जब इंडिया फ्रीडम हुआ ना उसके बाद ये इंडिया को एक थोड़ा सा अच्छा चीज मिल गया था कि वे अपना काम कर पाए। ठीक है, लेकिन किया उन्होंने अपने लिए ही था, बट बाद में इंडिया को फायदा मिल गया, जिसमें रेलवे का बहुत ज्यादा फायदा मिला। और 1850 के अंदर इन्होंने स्टार्ट किया था, अपने लिए किया था, बट बाद में इंडिया को भी फायदा मिला। एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट करने की कोशिश करी थी, लेकिन वो सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे नहीं था, उसका डेवलपमेंट सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे नहीं हो पाया। कम्युनिकेशन पोस्ट का था, यानी कि पोस्टल सर्विसेज थी उस टाइम जिसको पब्लिक यूज करती थी, और टेलीग्राफ जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम था, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट यूज करती थी मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए ना, ऑर्डर देने के लिए। ओके, अब आता है कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश रूल के कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन। सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ फूड गेन प्रोडक्शन। जब ब्रिटिशर यहाँ पर थे तो उन्होंने हमको क्या एग्रीकल्चरल एक्टिविटी को कॉमर्शियलाइजेशन करना हमको सिखा दिया, जिसकी वजह से हमको कॉमर्शियलाइजेशन करना आ गया एग्रीकल्चरल एक्टिविटी का। तो ये फ्रीडम के बाद हमारे काम आया। बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जो रोडवे, रेलवे जो था वो हमारे ट्रांसपोर्ट के काम आया फ्रीडम के बाद में, तो ये एक अच्छा पॉजिटिव था। चेक ऑफ फेमिन्स, यानी कि रोड्स अच्छे थे, रेलवे सिस्टम था, रोड सिस्टम था, अच्छे तो नहीं थे, रोड सिस्टम था, रेलवे सिस्टम था, कम्युनिकेशन सिस्टम था, तो जहां पर सूखा, बाढ़ वगैरह, अकाल पड़ जाता था तो वहां पर हम कम्युनिकेट अच्छे से कर पाते थे, उनको चेक कर पाते थे। शिफ्ट टू मॉनेटरी इकोनॉमी, पहले हम मॉनेटरी इकोनॉमी थी, हमारे यहाँ बार्टर सिस्टम था, है ना, एक्सचेंज होता था बार्टन का, एक प्रोडक्ट दे दूसरा प्रोडक्ट ले। बाद में हम मॉनेटरी पे आ गए, यानी कि मनी में हम काम करने लग गए, तो ये हमारे लिए अच्छा था। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, इसका मतलब है भाई यहाँ पर गवर्नमेंट थी, पूरी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जब वो गई तो वो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन अपने साथ थोड़ी ले गई। हमने क्या किया, बस पोस्ट को फिल किया और रूल करना थोड़ा हमारे लिए आसान फ्रीडम के बाद। तो ये कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन रहा ब्रिटिश रूल का। अब हम बात करते हैं लास्ट टॉपिक का, इस चैप्टर का। साथ देना आप, लास्ट में बताऊंगा ये आपको कहां मिलेंगे नोट्स। ओके, तो स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑफ द एज ऑफ इंडिपेंडेंस। जब इंडिपेंडेंस के हम करीब थे उस टाइम हमारी जो इंडियन इकोनॉमी थी उसकी स्टेट क्या थी, एक्चुअल में उसकी स्टेज क्या थी? स्टेज बहुत बेकार थी। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ब्रिटिशर ने यहाँ पर रिसोर्सेज वगैरह का काम पक्का किया। तो अलग अलग लेवल पे हम उसको समझते हैं। फर्स्ट है कॉलोनियल इकोनॉमी। कॉलोनियल इकोनॉमी में हमारी इंडिया की पूरी वेल्थ जो है, ह्यूज वेल्थ, ह्यूज रिसोर्सेज, ह्यूज रॉ मटेरियल, कैश क्रॉप आउटसाइड इंडिया ब्रिटेन के अंदर गई। कॉमर्शियलाइजेशन किया इंडियन एग्रीकल्चर का और रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्ट कर दिया ब्रिटेन को।
ये कॉलोनियल रूल हुआ। सेमी फेडरल इकोनॉमी के अंदर ये हुआ कि 2 एस्पेक्ट है इसके। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम आया, लैंड सेटलमेंट सिस्टम आया, जिसकी वजह से लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट के बीच में एक रिलेशन बना और हाई लगान वसूल किया जाने लग गया। इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटलिस्ट सिस्टम हुआ, इसके अंदर न्यू मॉडर्न इंडस्ट्री आई, जिसके अंदर जो हमारे लोग थे वो दो क्लासेस में बढ़ गए, कैपिटलिस्ट एंड लेबर। ये फेडरल इकोनॉमी थी। फिर आई स्टैग्नेट इकोनॉमी, मतलब हमारी इकोनॉमी स्टैग्नेट थी। क्यों? क्योंकि हाफ सेंचुरी 20th सेंचुरी की बात करें तो हमारे यहाँ पर जो ग्रोथ थी, जो आउटपुट लेवल था वो लेस देन 2% था, और जो पर कैपिटा इनकम थी, ये कैपिटल नहीं है बेटा, कैपिटा है, ओके, ये क्या है? कैपिटा, पर कैपिटा इनकम, ओके, पेन नहीं है, ये पर है, ओके। पर कैपिटा इनकम जो थी वो 0.5% से भी कम थी। फिर बात करते हैं बैकवर्ड इकोनॉमी की। बैकवर्ड इकोनॉमी थी हमारी, क्यों? इंडियन इकोनॉमी वॉज बैकवर्ड एंड अनडेवलप्ड। क्यों अनडेवलप्ड, अंडरडेवलप्ड? क्यों? क्योंकि ब्रिटिश रूल जब एंड हुआ उस टाइम हमारे हाथ में कुछ भी नहीं था, बस कुछ रोड, कुछ रेलवे था। मेन रीजन थे लो लेवल ऑफ प्रोडक्शन होता था इंडिया के अंदर, लो लेवल ऑफ कैपिटल इनकम थी, कैपिटा पर इनकम थी, ट्रेडिशनल मेथड यूज करते थे एग्रीकल्चर, वही जानवरों से खेती करते थे, हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट थी, और मास इलिटरेसी थी। इलिटरेसी मतलब यहाँ पर पढ़ाई लिखाई बिल्कुल भी नहीं थी। उसके बाद एक और इकोनॉमी हमको मिली, डिप्लेटेड इकोनॉमी, यानी कि डेप्रिशिएटेड इकोनॉमी। क्योंकि हमारे यहाँ पर कोई अरेंजमेंट नहीं था कि हम हमारी जो है एसेट्स को बढ़ा सकें और यहाँ पर इंडस्ट्री लगा सकें। क्योंकि सेकंड थोड़ा बहुत इंडस्ट्री जो थी वो भी डेप्रिशिएट हो गई, क्योंकि एक्सेसिव यूज किया गया मशीन्स का और इंडस्ट्री का। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो है इंडियन इंडस्ट्री जो है अपनी कैपेसिटी से ज्यादा काम करने लग गई, जिससे वो बर्बाद हो गई। लास्ट है एम्प्यूटेटेड इकोनॉमी। ओके बेटा, मैं थक गया हूं क्योंकि कंटिन्यू पढ़ा रहा हूं, कोई ब्रेक नहीं है, कोई पोज नहीं है, कोई बीच में जो है कट कॉपी पेस्ट कुछ भी नहीं है, कंटिन्यू ऐसा लाइव पढ़ाते हैं ना वैसा है। तो इस एफर्ट को अगर आप थोड़ा सा मोटिवेट मुझे और करना चाहते हैं तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। एम्प्यूटेटेड इकोनॉमी जो है वो थी डिवाइड एंड रूल। ब्रिटिश पॉलिसी क्या थी? डिवाइड करो, रूल करो, लोगों को बांटो रिलीजन के बेस पर, धर्म के बेस पर, और लास्ट में वो बांट के भी गए। इंडिया के 2 टुकड़े करके गए, इंडिया और पाकिस्तान। ये भी एक प्रॉब्लम हुई कि इंडिया के 2 टुकड़े करने की वजह से पाकिस्तान से बहुत ज्यादा लोग जो है वो इंडिया के अंदर आने लगे, क्योंकि इंडिया तो इंडिया था ना भैया, बहुत ज्यादा रिफ्यूजीज यहाँ आने लगे, तो रिहेबिलाइजेशन हो गया। लार्ज नंबर ऑफ जो है रिफ्यूजीज जो है वो इंडिया से जो है पाकिस्तान से जो है वो इंडिया आने लग गए। एक और प्रॉब्लम हो गई इनने डिवाइड करने की वजह से, वो हमारी कई सारी इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान में ही रह गई, क्योंकि उस टाइम पाकिस्तान तो था नहीं, इंडिया ही था पूरा। जो वहां पर हमारा रॉ मटेरियल बनाती थी जैसे जूट और कॉटन मिल्स जो थी वो पाक में ही रह गई। तो ये इंडियन इकोनॉमी के हाल थे कब? जब इंडिया फ्रीडम हो रहा था तब। बहुत हो गया सर, अब बताइए नोट्स कहाँ मिलेंगे? बेटा नोट्स मिलेंगे आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल है, फ्री में ज्वाइन कर सकते हो, उसका कोई पैसा वैसा नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल की आईडी में बता देता हूं, @कॉमर्स वाले गुरुजी। और टेलीग्राम पर ये जो आपको नोट्स मिलेंगे ये कब मिलेंगे, कौन सी डेट को मिलेंगे? क्योंकि वहां पर पोस्ट जाती रहती है, तो कई बार ये नोट्स हो सकता है ऊपर चले जाए। तो ये डेट मैं आपको बता देता हूँ, 5 सितंबर 2021। इस डेट पे जाके आप देखेंगे तो वहां आपको ये नोट्स मिल जाएंगे चैप्टर फर्स्ट इकोनॉमी के। टेलीग्राम एप्लीकेशन अगर आपने डाउनलोड कर लिए तो वहां लिखना सर्च बॉक्स के अंदर @कॉमर्स वाले गुरुजी, बिना स्पेस के चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन कर देना। तो आज के लिए इतना ही। आप आए, पूरा लेक्चर देखा, इसके लिए आपका थैंक यू। और सपोर्ट करना चाहते हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं चैप्टर नंबर 2 लेके पूरा 1 शॉट। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।